जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का 6th चैप्टर हिस्ट्री का, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल से अगर हम लॉजिक देखें तो यहाँ पर चैप्टर में बोला गया है कि देसी जनता को सभ्य बनाना है। यानी कि देसी जनता तो हम खुद हो गए, और हमको सभ्य कौन बनाने की बात कर रहा था? अंग्रेज लोग। यानी कि अगर हम देखें, जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारत की जनता को बेटे असभ्य मानते थे। इसलिए वो चाहते थे कि भारत की जो जनता है वो सभ्य बन जाए। ठीक है, और इसलिए वो राष्ट्र को क्या करना चाहते थे? शिक्षित करना चाहते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि अंग्रेजों ने बेटे हमारी शिक्षा के अंदर लागू की थी। ठीक है, उन सब चीज़ों के हमको सबके अंदर पढ़ना है। देखिए, अब स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर बेटे हमको जो हमारी विचारधारा है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले अंग्रेजों का जो नज़रिया था वो अलग था शिक्षा को लेकर, लेकिन कुछ लोग बाद में आए जिनका नज़रिया पूरी तरह अलग था। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले के अध्याय में हमने देखा कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजा, नवाब, किसान, आदिवासी, इन सब पर अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़ रहे थे। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हमें केवल विद्यार्थियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय के नियंत्रण नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक सांस्कृतिक मिशन भी थे। ठीक है, मतलब वो चाहते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाया जाए। ठीक है, रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे वो। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश सिखाई जा रही थी लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है, वो मानते थे कि भाई भारतीय को अगर हम शिक्षित करेंगे तो भारत के जो लोग हैं वो हमारे लिए काम करेंगे, है ना। तो उनका ये था कि भैया अच्छी प्रजा बन जाएंगे और हम उनके तरीके से काम करेंगे जैसा वो हमसे करवाना चाहते हैं। इसी कारण उससे क्या चाहते थे बेटे, अंग्रेज लोग हम पर हमको सिखाना चाहते थे कि भाई हमारी जो पूरी संस्कृति है उसको बदलना चाहते थे। ठीक है, तो अब अंग्रेज शिक्षा को किस प्रकार देखते थे? देखिए क्या होता था, सिंपल से अगर मैं बात करूं, वे पिछले 200 सालों से किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारत ने ब्रिटिशों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी, अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो था बेटे प्राच्यवाद का। ठीक है, अब ये हम कहें तो एक तरीके से प्राच्यवादी जो अंग्रेज थे, जो प्राच्यवाद में बिलीव करते थे, प्राच्यवाद की परंपरा को मानते थे, वो लोग अच्छे थे। वो कैसे? अब देखिए क्या होता है, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन कलकत्ता आया। ठीक है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। अब ये जो विलियम जोन्स आया था ना, ये जूनियर जज के पद पर था। ठीक है, और साथ ही साथ में भाषाविद था, बहुत सारी भाषाओं का इसको ज्ञान था। जैसे कि बेटे ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था इसने, फ्रेंच और अंग्रेजी इसको आती थी। ठीक है, अपने दोस्त के साथ अरबी सीखी थी इसने, फारसी भी सीख चुका था। ठीक है, कलकत्ता में आने से पहले उसने बेटे संस्कृत के विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां समझी थी, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगा। यानी कि इतनी सारी लैंग्वेज तो उन्हें सीख ली। इसके अलावा बेटे उसको कानून के बारे में, यानी कि लॉ के बारे में, दर्शन यानी कि फिलोसफी, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में, अंकगणित के बारे में, चिकित्सा विज्ञान के बारे में, या और भी विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों को उसने अध्ययन शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि इतना ये पढ़ा लिखा बंदा था। जोन्स ने देखा कि भाई उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी इसकी सेम दिलचस्पी रखते थे जैसे कि जोन्स के पास थी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें तो हेनरी टॉमस कॉलब्रुक हो गया। ठीक है, नेथेनियल हो गया हॉलहेड, जिसका पूरा नाम है। ठीक है, ये भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। अब ये जो लोग थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया बेटे, भारत के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना करी बेटे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी, ये याद रखना। और इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका भी निकाली। ठीक है, आगे देखिए, जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वो मानते थे, जो ये सारे लोग हैं ना बेटे, ये मानते थे कि भारत के लोगों को वो पढ़ाना चाहिए जिसमें वे बेटे रुचि रखते हो, जिसमें भारतीयों की रुचि हो। ठीक है, वो ही पढ़ाओ। अगर तुम उनको अलग से कुछ भी पढ़ाओगे तो बेटे उनकी रुचि नहीं रहेगी और वो तुमको वो सोचेंगे कि भाई ये तो हम पे शासन कर रहे हैं। तो यानी कि अगर भारतीयों को अपने, ये लोग मानते थे कि अगर भारतीयों को ना अपने कब्जे में करना है ना, उनको अपना बनाना है, तो उनके लिए वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मालिक अपने सेवक की अगर सेवा करेगा तो जो सेवक है वो भी उसके वफादार हो जाएगा। तो सेम ये मानते थे ये लोग। ठीक है ना, वो क्या करते थे बेटे, ये दोनों प्राचीन संस्कृतियों पर गहरा आदर भाव रखते थे। ठीक है, उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता जो थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो वैभव पे थी, अपने जो प्राचीन काल में ना अपने उत्तम लेवल पर थी, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया, वो किन्हीं भी कारणों में हुआ हो। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना जरूरी था, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों को समझना जरूरी था, कानूनों को समझना जरूरी था, और इनको इसी तरीके समझा जा सकता रहा कि भैया जो इनको पढ़ के। ठीक है, अब इस तरह जोन्स और कॉलब्रुक दोनों के दोनों
ठीक है, दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उनका विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद करेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी मदद से विरासत दोबारा अपनाने, अतीत में लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर हम अंग्रेजों को भी ये सब बताएंगे तो अंग्रेज भी भारतीयों को अच्छी तरह जान पाएंगे और भारतीय लोग भी अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे कि किस प्रकार कितने वो लायक थे, भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें अर्जित कर रखी थी पुराने टाइम पर। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक होंगे, यानी कि जो भारतीय संस्कृति को जो लाने वाले होंगे ना सामने, वो अंग्रेज लोग ही होंगे, यानी कि मालिक के रूप में वो आएंगे, मालिक की भूमिका निभाएंगे अंग्रेज। ठीक है, और इनसे प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो भारत के लोगों को चाहिए वो ही ज्ञान हमें उनको देना चाहिए। ठीक है, वे चाहते थे कि भारतीय ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने संस्कृत एवं फारसी साहित्य एवं काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए, यानी कि ऐसे ऐसे संस्थान बनाए जाए जो कि संस्कृत और फारसी पढ़ाए। हिंदुओं के लिए संस्कृत हो गया, मुस्लिमों के लिए फारसी हो गया। ठीक है, हिंदू मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे कि वो पहले से परिचय, जो उन्हें पहले से आता है। हिंदुओं के लिए ग्रंथ हो गए या फिर मुसलमानों के लिए जो भी चीज़ें हो गई वो हो गई जिसका वे आदर महत्व देते थे, वो सब उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उनको अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी वगैरह। ठीक है, इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज जो है बेटे वो देशी जनता का दिल जीत पाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो ये जो प्राच्यवादी जो लोग थे ये चाहते थे कि भारत के लोगों को वही पढ़ाओ जिनमें उसकी रुचि हो, जो वो लोग पढ़ना चाहते हो वो पढ़ाओ, इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ाओ जो कि उनको आती ही नहीं। जैसे इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश, तो इंग्लिश क्यों पढ़ाना इनको? अगर तुम्हें भारतीयों का दिल जीतना है ना तो वो चीज़ करो ना जो भारतीयों को पसंद है, ये इनकी सोच थी। ठीक है ना, तो इसीलिए बेटे क्या हुआ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया, याद रखना है। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई जहां पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। ये किसने किया? ये सब किया हमारे बेटे प्राच्यवादियों ने किया। किसने किया? याद रखना है, प्राच्यवादियों ने किया। प्राच्यवादी में जेम्स मिल हो गया, उसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, और बाकी जो नाम आए हैं उनका भी आपको नाम याद रखना है। सिंपल सी बात। अब क्या होता है, अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू था अंग्रेजों का वो कि भाई ये चाहते थे कि भाई भारतीय ज्ञान ही दिया जाए, वो ही अच्छा ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता थी वो अपनी वैभव पे थी, एकदम उन्नत सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी भारत की, वो धीरे धीरे नष्ट हुई, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये चाहते थे कि जो भारत की सभ्यता है वो ही समझाई जाए। लेकिन अब कुछ लोग थे जो इनको नहीं मानते थे, जैसे कि बेटा अगर हम देखें जो इन्होंने गलतियां भी की, इनको गलतियां भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम अंग्रेजों की गलतियां भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे, और भी अंग्रेज थे जो इस चीज़ की आलोचना करते थे कि नहीं भैया हमें वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो भारतीयों को चाहिए। वो मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है त्रुटियों से भरा है, यानी कि जो हमारा जो ज्ञान है ना भारत के लोगों का, वो त्रुटियों से भरा, वो गलतियां उसके अंदर और अवैज्ञानिक है। ठीक है, हमारे यहाँ से इन्होंने सब कुछ चुराया है, जितने भी लॉज वगैरह हैं वो सब हमारे यहाँ से चुराए हैं आज के टाइम पर। ठीक है, महर्षि कनद ने उन बहुत सारे ऋषियों हैं जिन्होंने बेटे बहुत सारे लॉज दिए हैं, जैसे कि परमाणु का मॉडल हो गया, जो भी चीज़ है वो हमारे यहाँ की है। लेकिन उस टाइम पे इनको लगता था कि भाई हमारा जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ था, अवैज्ञानिक है। ठीक है, इसी के मुताबिक बेटे अगंभीर सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी, ठीक है, और संस्कृत नहीं सिखानी चाहिए बल्कि केवल अंग्रेजी सिखानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जेम्स मिल हो गया। ठीक है, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाला जेम्स मिल था। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने, उनका दिल जीतने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि उन्हें शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ सिखाई जानी चाहिए, चीज़ों को ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी साम्राज्य के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने कैसी तरक्की कर ली है, क्या सफलताएं हासिल कर ली है। ठीक है, ये पढ़ाना चाहिए, ये लोग ये मानते थे। ठीक है, आगे देखिए 1830 के दशक के तक प्राच्यवादी का विरोध हो गया, यानी कि जो लोग चाहते थे पुराने वाले कि भैया भारतीयों को भारतीय वाला ज्ञान दो जो वो चाहते हैं, तो इनका विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है बेटे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का। ठीक है, नाम याद रखने आपको। ये क्या चाहते थे? भारत को असभ्य देश मानता था ये। ठीक है, भारत को ये असभ्य देश मानता था। ठीक है, मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। इसने तो ये तक कह दिया था कि भाई जो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के ना केवल एक खाना, यानी कि अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का ये जो खाना है ना, एक खाना ही जो है बेटे अरब के समुचित देश के साहित्य के बराबर है। ठीक है, भारत और अरब के, यानी कि हमारा जो साहित्य वो इतना गया गुजरा मानता था ये कि भैया यूरोप का एक ये खाना जो है ना, इसकी जो अंदर जो किताबें रखी हैं वो पूरे भारत की किताबों के बराबर है, ऐसा ये मानता था।
ठीक है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। गहन ऊर्जा आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। इसने बोला कि भैया अंग्रेजी सिखाओ इनको, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजी में जितनी भी किताबें लिखी हैं वो श्रेष्ठतम है, साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये मानते रहे कि भाई अगर अंग्रेजी सिखा देंगे ना तो लोग भी पढ़ पाएंगे भैया, जो हमारे यहाँ के जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं उनके बारे में, ठीक है। इनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाने लोगों को सभ्य बनाया जाएगा, ठीक है, अगर अंग्रेजी सिखाएंगे तो लोग सभ्य बन जाएंगे, ठीक है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर, मिनट्स एक विवरण होगा, 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उसमें बोला गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, यानी कि जो हायर लेवल एजुकेशन होगी वो अंग्रेजी में होगी बेटे, ठीक है। कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला इसने, ठीक है। आगे देखिए, व्यवसाय के लिए शिक्षा की अगर बात करें तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में नोट भेजा। क्या बोला कि भैया कंपनी के नियंत्रक मंडल की चार्ल्स वुड एक बंदा था, उसके नाम से इस संदेश को जारी किया गया। इसका नाम था वुड का नीति पत्र, चार्ल्स वुड के नाम से ही आया था ये, तो इसका नाम भी पड़ गया वुड का नीति पत्र, यानी कि वुड्स डिस्पैच, ठीक है। इसमें बोला क्या कि भारत में शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करो कि किस प्रकार से शिक्षा के लिए कानून बनाओ, बेसिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। और प्राच्यवादी ज्ञान के अलावा उनको यूरोपीय ज्ञान दो, प्राच्यवादी ज्ञान ना दो बल्कि यूरोपीय ज्ञान दो, अंग्रेजी सिखाओ, जो भी व्यवहारिक चीजें हैं ना जो डेली बेसिस में व्यवहार में लागू की जाएंगी वो वाली चीजें सिखाओ भाई इनको, जो इनके काम आएंगी, ठीक है, जो कि व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया, ठीक है। जैसे कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के व्यापार कैसे बढ़ेगा, वाणिज्य का विस्तार कैसे होगा, ये सब लाभ समझने के लिए देश के अंदर संसाधनों का विकास करने के महत्व की समझ मिलेगी, तो ये सब पढ़ाए जाने के लिए बात करने लगे, ठीक है। आगे देखिए, वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय वैज्ञानिकों का नैतिक चरित्र भी बढ़ेगा, यानी कि लोग अपने आप की बढ़ाई करते रहते थे कि ये मानते रहे कि जो यूरोप की शिक्षा है ना वो भारतीयों के नैतिक चरित्र को भी बढ़ाएगी, यानी कि हमको इतना गया गुजरा मानते थे ये लोग, ठीक है। वो मानते थे कि भैया अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेंगे तो हम सत्यवादी, सच बोलने वाले बन जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे। हम तो पहले से ही थे, वो ही नहीं थे, ठीक है ना। तो फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी होंगे, ठीक है। तो ये सब ये लोग मानते थे। अब पूरब का साहित्य ना केवल ये मानते थे ना कि भाई पूरब का साहित्य ना केवल भयानक त्रुटियों से भरा है, हमारे वाले जिसकी बात कर रहे हैं पूरब हमारे वाला है, तो हमारे वाला जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है, बल्कि लोगों को काम के प्रति दायित्व समर्पण का भाव भी पैदा करता है, ना 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 नहीं करता, सॉरी नहीं करता, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो 1854 में नीति पत्र में क्या क्या आया कि भैया सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा के जो मामले हैं वो सरकार नियंत्रण ले सके। विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है बेटे उसको विकसित करने के कदम उठाए गए। 1857 में मेरठ दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी टाइम पर कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में कॉलेजेस भी बेटे खोले जा रहे थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए अब क्या हो रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। देखिए उस टाइम पर भी तो स्कूल चल रहे थे भारत में, अब स्थानीय जो पाठशाले थे उनका क्या हुआ, एक इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट पढ़नी है, वो है विलियम एडम की रिपोर्ट। क्या कहता है विलियम एडम, देखिए उस टाइम के पहले तो हम जान लेंगे कि भाई कैसी शिक्षा प्रणाली थी भारत के अंदर। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आया एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल बिहार के जिलों का दौरा किया। उसने देखा, क्या देखा भाई उसने, एडम ने देखा कि बंगाल बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला, 1 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे स्कूल हैं जिसमें आमतौर में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते, यानी कि 20 मान के एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 1 लाख में बेटे 20 लाख से ज़्यादा भी स्टूडेंट हो सकते थे, ठीक है। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों यानी कि अमीर लोग, स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी या फिर गुरु स्वयं ही इनको चलाते थे, ठीक है। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था, लचीला यानी कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, ठीक है। यानी कि देखिए जिन चीजों को आज हम देखते हैं वो सब नहीं था। जैसे कि लचीले की अगर हम बात करें तो बच्चों की फीस निश्चित नहीं होती थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, इमारत नहीं होती थी, बेंच कुर्सियां नहीं होती थी, ठीक है, शिक्षाएं अलग, कक्षाएं अलग से लेने की जरूरत नहीं होती थी, बोर्ड नहीं होते थे, हाजिरी लेने का कोई सिस्टम नहीं था, इम्तिहान नहीं थे, नियमित समय सारणी नहीं थी, बरगद की छांव में क्लास चलती थी, ठीक है। सिंपल सी बात, या तो दुकान या मंदिर के कोने में भी गुरु बच्चों को पढ़ा देते थे। माँ बाप की जो उनकी फीस होती थी वो माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, जितनी माँ बाप की सैलरी होगी उतनी बच्चे की फीस होगी, अमीर ज़्यादा पैसा देगा, गरीब कम पैसा देगा। शिक्षा मौखिक होती थी, किताबों से नहीं होती थी, और विद्यार्थियों की जरूरतों देखते हुए गुरु उनको पढ़ाते थे, ठीक है। यानी कि जो बच्चों के लिए जरूरी है केवल वो ही चीज उनको पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और कक्षाओं को अलग अलग से, यानी कि सारे स्टैंडर्ड के बच्चे, चाहे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी छठी जो भी बच्चे हैं सबको एक ही साथ बिठाया जाता था, और उनके स्तर के हिसाब से क्या होता है बेटे, गुरु उनसे अलग अलग बात करते थे। सिंपल सा ये लॉजिक होता था हमारे भारत के अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसमें एक फायदा और था कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं जब बंद हो जाती थी, जब फसल कटती थी, क्योंकि गांव के बच्चे खेतों में काम करने लग जाते थे, जैसे कटाई
खत्म होती थी, दोबारा से बच्चे पाठशालाओं में आना शुरू कर देते थे। यानी कि जो छोटे गरीब लोग थे वो भी पढ़ सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस पूरे सिस्टम को कर दिया बेटे तहस नहस। अंग्रेजों ने ले आए अपना खुद का सिस्टम। अब उसके बारे में देखेंगे कि नई दिनचर्या, नए नियम। कंपनी ने क्या करा, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया, एक नई दिनचर्या, नए नियम लेके आए। इसमें क्या क्या बोला, सेम ऊपर वाली चीजों को चेंज करेगा वो, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा, ठीक है। एक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दे दिया। पाठशालाओं का दौरा करना था उनका काम। अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना उनका काम था, ठीक है। वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भी भेजते थे, ठीक है। कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार, यानी कि टाइम टेबल के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया जाने लगा। यानी कि अब एक जैसे आज के टाइम पर होता है ना, तो टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि भाई इस आधार पर इस टाइम पे ये क्लास होगी, इस टाइम पे ये क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भैया शुल्क देना पड़ेगा। पहले फीस जो तय थी वो तय नहीं होती थी, जितने मर्जी दे देते थे, ठीक है। लेकिन अब शुल्क एकदम फिक्स हो गया भाई, ठीक है। कक्षा में आना फिक्स हो गया, सीट पर बैठना फिक्स हो गया, अनुशासन के नियम बन गए। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकार पैसा देने लग गई। यानी कि अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो नए वाले जो नियम आए थे, ऐसी जो 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 सर जो आपकी स्कूल है ना, वो मान लेते थे ना अंग्रेजों की बात कि हाँ भाई हम आपके वाली शिक्षा को मान लेंगे, तो सरकार क्या करती थी, उनको अनुदान यानी कि पैसा भी दे देती थी, ठीक है। इसके बाद जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं देते थे, उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी। तो जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देश को पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वो धीरे धीरे क्या हो गए बेटे, कमजोर पड़ने लग गए, ठीक है। वो उनका बेचारों को तहस नहस हो गया सिस्टम जो भी था, ठीक है ना। इन नए नियमों दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ कि जो लोग, याद करो, ये बच्चे क्या करते थे, फसल कटाई के समय खेतों में जाते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते बेटे। अब तो नियमित रूप से स्कूल में आना पड़ेगा। स्कूल में नहीं आएंगे तो मतलब इसका मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते। तो गरीबों के बच्चे तो बेचारे आ ही नहीं सकते थे, ठीक है। ये था पूरा सिस्टम। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। देखिए क्या था, केवल अंग्रेज अफसर ही नहीं, अब भारत के अंदर ना केवल अंग्रेज ही नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों को सुधारा जाए। भारत में शिक्षा के बारे में कुछ हमारे यहाँ के लोग भी थे जो शिक्षा के लिए व्यापक रूप पर जोर दे रहे थे। जैसे कि बेटे 2 लोगों के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है, एक गांधी के विचारों के बारे में और एक टैगोर के विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, कुछ ये लोग मानते रहे कि भारत के लोग भी मानते रहे कि जो पश्चिम की शिक्षा है वो भारत को भी बेटे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आधुनिकीकरण ला सकती है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों से उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें, ठीक है। शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। और इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया कि दो विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, एक महात्मा गांधी की विचारधारा और एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की विचारधारा। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी की विचारधारा से। देखिए, गांधी जी ने बोला अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अब गांधी जी तो सिंपल सा भैया विरोधी, कट्टर विरोधी मान के चलेंगे हम कि भैया औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। महात्मा गांधी ने बोला कि ये भारतीयों के मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में ना हीनता, एक ऊंच नीच की भावना पैदा करती जा रही है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। यानी कि यहाँ के जो खुद के लोग हैं वो क्या करने लगे हैं, जो इंग्लैंड की सभ्यता है जो भी है उसको अच्छा मानने लगे हैं, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया और अपनी खुद की संस्कृति को गलत खराब मानने लगे हैं, ठीक है। और वो बोलते रहे कि जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है ना अंग्रेजी वाली, इसमें विष भरा है, इसमें जहर है भाई, ये पाप पूर्ण है, ठीक है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, ठीक है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगते थे। उनका यह मानना था कि जो भी लोग इनमें पढ़ रहे हैं ना, इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो अंग्रेज चला रहे हैं, वो लोग अंग्रेजी शासन को अच्छा मानने लग गए हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा जगाए, यानी कि अपनी खुद की शिक्षा की बात करते थे वो, ठीक है। स्वाभिमान का भाव आ जाए ऐसी शिक्षा की बात करते थे गांधी जी, ठीक है। उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से भी बोला कि अंग्रेजों वाली जो शिक्षा संस्थान है उनको छोड़ दें, अंग्रेजों के बताएं अब वो गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी केवल शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो शिक्षा है ना, केवल भारतीयों को भारतीय लैंग्वेज में दो, अंग्रेजी में ना दो, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी क्या करेगी बेटे, भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी और अपनी भूमि पर उन्हें दास बना देगी, अजनबी बना देगी। अजनबी का मतलब उनका ये मतलब होता है कि भाई अजनबी बन जाएंगे, मतलब कि बेटे जब भारत में जो चीज़ बोली जा रही है तुम वो ही नहीं बोल के अंग्रेजी बोल रहे हो, बाहर की लैंग्वेज, तो यानी कि तुम तो अजनबी बन गए। तो ऐसा मतलब था उनका, ठीक है। विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से ग्रहण करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने तौर तरीके भूल चुके थे। यानी कि उनका मानना था जो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं वो भारत की सभ्यता को पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो उन्होंने क्या बोला, इन जो भी अंग्रेज सिखा रहे थे उसके खिलाफ में बोला। उन्होंने बोला कि इसके बजाय ना
मौखिक ज्ञान दो जैसा पहले चलता था। ठीक है, मौखिक ज्ञान, अच्छा उन्होंने बोला कि जो पश्चिमी ज्ञान है ना, वो मौखिक ज्ञान की बजाय लिखने और पढ़ने पर केंद्रित है। यानी कि जो अंग्रेज सिखा रहे हैं ना, केवल लिखाई और पढ़ाई है। ठीक है, वो और कुछ नहीं है उसमें। उसमें जीवन के अनुभव के बारे में तुम कुछ नहीं सीखोगे, व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा करोगे उसके अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला कि दिमाग और आत्मा का विकास होना चाहिए भाई। अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसे तुम्हारा दिमाग का विकास होना चाहिए और आत्मा का विकास होना चाहिए, यानी कि चरित्र का विकास होना चाहिए। ये सब अंग्रेजी शिक्षा के अंदर नहीं है। गांधी जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, साक्षरता यानी पढ़ने लिखना नहीं होता, बल्कि दिमाग और आत्मा का विकास होता है। हुनर सीखने पड़ते हैं, उसके लिए गांधी जी का कहना था। ठीक है, जिस तरह ये काम आती है, ठीक है, उससे उनका मस्तिष्क को समझने की क्षमता दोनों का विकसित होंगे। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। यानी कि कुछ लोग गांधी जी से प्रभावित होने लग गए। ठीक है, तो ये तो थे गांधी जी के विचार। अब बात करते हैं टैगोर के विचारों की। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों ने उन्होंने एक स्कूल किया, जो भी कह लो, उन्होंने खोला शांति निकेतन। ठीक है, अब क्यों खोला इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर जी जब बच्चे थे, इसके पीछे की कहानी क्या है, टैगोर जब बच्चे थे स्कूल जाने से वो चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, जैसे आजकल सभी का, आप सबका घुटता है। ठीक है, स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को लगता था कि मानो स्कूल जेल हो। ठीक है, क्योंकि वह बच्चे मनचाहा कार्य नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभव को शिक्षा के बारे में टैगोर ने विचारों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने की सोची जहाँ पे बच्चे खुश रह सके, यानी कि बच्चों को केवल वो सिखाया जा सके जो कि बेटे वो सीखना चाहते हो, जहाँ पर वो मुक्त हो, फ्री हो, क्या हो, बच्चे फ्री हो और रचनाशील, जो भी मन मर्जी से वो भी कुछ कर सकें, अपने विचारों को, आकांक्षाओं को समझ सके कि क्या करना चाहते हैं बच्चे। टैगोर को लगता है कि बचपन का समय सीखने का समय होता है। ठीक है, तो वे अंग्रेजी द्वारा, अच्छा गांधी जी तो पूरी तरीके से क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को पूरी तरह कट्टर एकदम विरोधी थे। लेकिन टैगोर को लगता था कि अंग्रेज जो करवा रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वो बोलते थे कि बचपन का, देखिए, अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील होने चाहिए, बच्चों को समझते हो, अंदर उत्सुकता भी हो। वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। सृजनात्मक यानी कि कुछ ना कुछ बदलने की, जो सृजन, कुछ ना कुछ निर्माण करने की उनके अंदर शिक्षा देनी चाहिए हमको। ठीक है, स्किल बेस्ड यानी कि आप कह सकते हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर शांति में, कहां पर, शांति से भरी, शांति निकेतन इसलिए नाम पड़ा, निर्मल जगह दिखाई दी, वहां पर उन्होंने शांति निकेतन खोला, क्योंकि शांति दिखाई दी तो नाम रख दिया शांति निकेतन। जहां वे प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चों की अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता, मेधा यानी कि उनकी जो कौशल है उसको बढ़ा सकते थे वो लोग। ठीक है, बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा के विचार कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। यानी कि कहीं ना कहीं विचार एक जैसे हैं कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को बदलना तो चाहते थे ये लोग, लेकिन गांधी जी की तरह पूरी तरह से कट्टर नहीं थे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, गांधी जी तो थे बेटे कट्टर आलोचक, लेकिन टैगोर बेटे आधुनिक पश्चिम सभ्यता, प्राचीन परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण। वो चाहते थे कि भैया थोड़ी चीजें जो अंग्रेजों की अच्छी है उनको भी ले लो, और जो चीजें भारत की अच्छी है उनको भी ले लो, दोनों का बीच का मिश्रण ये लोग, जो टैगोर जी हैं वो चाहते थे। लेकिन गांधी जी तो पूरी तरीके से ही क्या चाहते थे बेटे, मतलब कट्टर आलोचक थे वो, किसके, अंग्रेजों के। ठीक है, उन्होंने शांति, जो अंग्रेज टैगोर जी हैं, उन्होंने शांति निकेतन में क्या क्या पढ़ाना शुरू किया, कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान भी, यानी कि अंग्रेजों ने शुरू कर रखा था, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में भी शिक्षा पर जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, यानी कि गांधी के समर्थक थे कि भैया जो अंग्रेजी लेके आए हैं उसको बदलो। ठीक है, और कुछ का मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। यानी कि कुछ लोग उनके समर्थक भी थे अंग्रेजों के, कि वो चाहते थे कि जो भी अंग्रेज लाए हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, यानी कि ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो ये हमारे दो क्या थे बेटे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक आपके टैगोर जी का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर कि शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से भारत के अंदर चेंज हुई। ठीक है, नए नियम क्या क्या आए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी के शांति निकेतन के बारे में और गांधी जी के विचारों के बारे में आपको याद करके जाना है। दोनों में से कोई सा एक आ सकता है। ठीक है, क्या पता लड़कों में एक आ जाए, लड़कियों में एक आ जाए, तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, स्थानीय पाठशालाओं के बारे में आ सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा प्राच्यवाद के बारे में बेटे आता ही आता है, तो प्राच्यवादी क्या क्षेत्र है, प्राच्यवादी के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर कमेंट में लिखें कि अगले चैप्टर की वीडियो कौन सी आनी चाहिए।